हेलो स्टूडेंट। कल हमने स्टार्ट किया था एम जी एम में रिलेशन मैंने बताया था। कल मैंने ए एम जी एम में रिलेशन आप लोगों को बताया था और उस पे एक क्वेश्चन मैंने किया था और उसको कंटिन्यू आगे मैं ले करके चलना चाहता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कल इस पे मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था। एक एग्जाम्पल और आगे करते हैं। दिया हुआ है सपोज दैट A, B, C are in AP, are in arithmetic progression में ही एंड इसका स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ये जीपी में है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि ए ग्रेटर है बी ग्रेटर है सी से, ये कंडीशन दिया हुआ है। एंड a plus b plus c is equal to 3/2 है। तो मुझे a एंड c की वैल्यू निकालनी है। फाइंड a एंड c। a और c की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी? तो देखो, दो बात है। पहला ये है कि ए बी सी एपी में है, और जब ए बी सी एपी में होगा, ए बी सी अगर एपी में होगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, ए ग्रेटर है फिर बी है फिर सी है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद ये उस सबसे छोटा सी है। अब ध्यान दीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो सॉल्यूशन में जो आप करेंगे, आपको करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा। वो ये कि जब भी AP का समेशन होता है, जब भी, हमेशा याद रखना, नोट करके अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी ए बी सी का अगर AP में दे रखा है और उनका सम दिया हुआ है, तो हम लोग जो लेते हैं ए के प्लेस पे, सपोज कर लेते हैं कि ए जो है ए माइनस डी है, और बी को हम लोग जो सपोज करते हैं वो ए सपोज करते हैं, और सी को ए प्लस डी सपोज करते हैं। क्योंकि इनको जब सम करते हैं तो इनका समेशन जो है डी को कैंसिल आउट कर देता है, वो सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन बन जाता है जो डबल वेरिएबल क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा, और वो चीज माइंड में आप ध्यान में रखिएगा कि जब ए बी सी, जैसे यहाँ पे एपी दे रखा है, वैसे अगर ये ए बी सी जीपी में होता, तो अगर ए बी सी जीपी में होता और वहां पे ये प्रोडक्ट में होते, प्रोडक्ट में मैं बार बार बोल रहा हूं कि ए बी सी अगर जीपी में होता और ये प्रोडक्ट होता, तो हम लोग ए बाई आर ए इंटू आर लेते। तो चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। तो देख लो, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2 को देख लो, एकदम a की वैल्यू निकल करके आ गई 1/2। a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब एक चीज इसमें लिखिएगा कि स्मॉल a जो है a माइनस डी, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू हाफ प्लस डी है, और ए बी सी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग ए सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, और उससे छोटा सी है। इसका मतलब ए की वैल्यू सबसे बड़ी तभी होगी जब डी लेस देन जीरो होगा। जब डी लेस देन जीरो होगा तभी ये ए की वैल्यू ग्रेटर बी की वैल्यू से, और बी की वैल्यू ग्रेटर होगी सी की वैल्यू से।
ठीक है। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो बी पे पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर पे रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दिया है, तो इसे आप लिखोगे प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब b की वैल्यू तो आपको पता है 1/4 और a और c की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू ये वाली और c की वैल्यू ये वाली। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो डी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 1/2 हो रही है और डी की वैल्यू जो निकल कर आ रही है प्लस माइनस 1/√2। अब देखो डी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, माइनस का 1/√2 लेंगे, बिकॉज डी अगर लेस देन 0 होगा तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये वाली जो कंडीशन दी हुई है ये तभी सेटिस्फाई करेगी। अगर +1/√2 लेते हो तो ये इनइक्वलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस इनइक्वलिटी को देखते हुए हम लोग डी की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हाफ प्लस 1/√2 और सी की वैल्यू, ए एंड सी की वैल्यू निकालनी थी हाफ माइनस 1/√2। ये दो वैल्यू निकल कर हमारे पास आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। इफ x प्लस वाई बाई 2 कॉमा वाई एंड y प्लस z बाई 2। देखो ये बोल रहा है आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये किस चीज में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो एक्स वाई जी क्या होगा, देन एक्स वाई एंड जी क्या होगी, एच ए पी में होगी, जीपी में होगी, एच पी में होगी। ये क्या बनाएगा। तो देखो हमने एक कंडीशन लिखा था कि ए बी सी, अब बोला था कि इससे याद रखिएगा अगर ये ए कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए, 3 नंबर्स है, ये ए बी सी है 3 नंबर्स। तो इसे a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a/c अगर लिखते हैं तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। आपने पढ़ा था आपने, बताइए ये क्या कहलाता है। जब इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, a/a लिखते हो तो AP में कहलाता था, a/b लिखते थे तो GP में कहलाता था। सेम LHS में सेम रहता, RHS में के डिनोमिनेटर में चेंज होता है। कल के लेक्चर में हमने बताया था आपको। अब a/c लोगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। नाउ इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग। सो ए एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, तो वाई माइनस वाई प्लस जी बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस जी बाई 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे।
तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस जी, और ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई y प्लस जी। ठीक है, इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और इसे लिख सकते हो y माइनस जी वाई प्लस जी। अब हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिस टर्म से ऐड करते हैं उसी टर्म से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो a माइनस बी ए प्लस बी और c माइनस डी सी प्लस डी, दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जी। अब देखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जी निकल करके आ गया। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, इस वाले पूरे टर्म को आप कह सकते हैं एक्स वाई जी, किस चीज में है ये, जीपी में है, ये जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं किया हमने, हमने कंडीशन सिर्फ लगाया है a माइनस बी बी माइनस सी ए अपॉन सी, ये HP का कंडीशन होता है ये वाला, और यही टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है। आफ्टर सॉल्विंग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, और कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसे ही लगाते हो आपका ये सीक्वेंस पता चल जाता है कि किस चीज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और लिखते हैं अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखो जेई 2015 में क्वेश्चन आया था, इफ m is the am of two distinct number of two distinct नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट नंबर का एम जो है क्या है, ए एम है, और वो जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो है एल एंड एम, लेकिन एल और एम जो है वन से बड़ा है, एल एम दोनों वन से बड़े हैं। एंड एक और नंबर है G1 G2 एंड G3 आर थ्री ज्योमेट्रिकल मीन्स, आर थ्री GM है, ये क्या है, GM है। किसका GM है, बिटवीन L एंड M, L एंड N, इनका ये ज्योमेट्रिकल मीन है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है, देन मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालना है G1 पे पावर 4 प्लस 2 टाइम ऑफ G2 पे पावर 4 प्लस G3 पे पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में एल एम एन के टर्म में दे रखा है, ऑप्शन में एल एम एंड एन के टर्म में आंसर दे रखा है। ये जेई मेंस 15 का क्वेश्चन है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इसे हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इफ m इज द ए एम, m क्या है, ए एम है ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स के, l और m का ये m जो है वो क्या है, ए एम दे रखा है। अब G1 G2 G3 थ्री ज्योमेट्रिकल मीन है किसका, L एंड N का, तो इन पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं और सोचते हैं कि करेंगे क्या। तो देखो सिंपल चीज दिया हुआ है, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप लिखिए, L M N,
ये किस चीज में है, आर इन एपी, ये एपी में है। तो जब ये एपी में दिया हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ एम इज इक्वल टू एल प्लस एन, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन आई है। सेकंड कंडीशन में है एल, G1, G2, G3 एंड एम है, सॉरी एन है, ये एन है ना, मैंने एन लिख दिया, तो इसको आप इरेज कर दीजिए, ऑप्शन दिया हुआ इरेज का, और ये एन लिख दीजिए। ये किस चीज में है, जीपी में। तो जीवन को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, G2 को आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर, G3 को आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो पे क्यूब। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, जीपी में 5 टर्म्स है। तो T5 अगर निकालते हो तो T5 की वैल्यू कितनी है, n दे रखी है, लास्ट टर्म n है, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं एल आर पे पावर 4। ठीक है, यहां से r पे पावर 4 की वैल्यू जब निकालोगे तो n अपॉन l निकल कर आती है। इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए, देख लो, am का कंडीशन लगाया है हमने, gm का gp वाला कंडीशन, r कॉमन रेशियो है और ये l फर्स्ट टर्म है, तो g1 को इतना लिख सकते हैं, g2 को इतना लिख सकते हैं, g3 को इतना लिख सकते हैं, G4 को इतना लिख सकते हैं, G4 n इज इक्वल टू एल आर रेज टू पावर 4, जो T5 है, फिफ्थ टर्म है। तो R पे पावर 4 की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे, आगे चलते हैं। ध्यान देना है हमें। अब देखिए, तो जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो वैल्यू लेकर के चलिए, क्या थी, G पे पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ G2 पे पावर 4 प्लस G3 पे पावर 4, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, सबकी वैल्यू आपने निकाला हुआ पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। वैल्यू जब पुट करोगे तो L पे पावर 4, R पे पावर 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे G2 की वैल्यू जब पुट करोगे तो L पे पावर 4, ये तो वैसे ही रहेगा, और R पे पावर स्क्वायर पे पावर 4 8 हो जाएगा, प्लस L पे पावर 4 होगा, और R का क्यूब इंटू 4, R पे पावर 12 हो जाएगा। ओके, मैं करता हूं, देख लीजिए सलमान। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में जो हम लोग चल रहे थे, तो इनकी वैल्यू हमने लिख लिया, इनकी वैल्यू हमने लिख लिया। अब देखो, तो यहाँ से L पे पावर 4 अगर कॉमन लेते हो और R पे पावर 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ बन जाएगा 1,
प्लस टू टाइम्स ऑफ आर पे पावर कितना हो जाएगा, आर पे पावर 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे पावर 8 हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए एल पे पावर 4, आर पे पावर 4, इन पूरे को आप 1 प्लस आर पे पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड का यूज करो। सेकंड इक्वेशन में दे रखा था नेक्स्ट पेज में, आर पे पावर 4 इज इक्वल टू एन बाई एल। इसका यूज कीजिए यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए। तो एल पे पावर 4, इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो एन अपॉन एल, 1 प्लस एन अपॉन एल पे होल स्क्वायर, एक से एल से ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो एल स्क्वायर बाहर आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो एल बचेगा ओनली, और ये एन प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो। इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए आपने लिखा है एल प्लस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन। इक्वेशन फर्स्ट आप ध्यान दीजिए, तो इन्स पूरे की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये इसके साथ एन भी है, ये एन को लिखो यहाँ पे, तो अब हो जाएगा ये 4m स्क्वायर एल एन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एएम जीएम के कॉन्सेप्ट पे। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल एक और लिया जाता है, इफ P and Q are positive real numbers है ये, सच दैट, एक कंडीशन दे रखा है, सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 है। अब पूछ रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, P प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो नंबर में ऑप्शन दे रखे, √2, √3, √5, √7, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, 2007 का क्वेश्चन है ये, क्या कर सकते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पे करते क्या है कि जब भी मैक्सिमम की बात आती है या मिनिमम की बात आती है तो कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। मैं भी यही यूज करता हूँ, लेकिन जब हमें उससे आसान प्रोसेस पता है, उससे आसान तरीका अगर मुझे मालूम है, तो क्यों नहीं मैं उसी तरीके से अप्लाई करूं, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एएम जीएम तो देता ही है। तो हम लोग इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि एएम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। अब दो नंबर का एएम जो है, दो नंबर है पी एंड क्यू, इनका जो दो नंबर है वो है हमारा, हम लोग ले सकते हैं जो दोनों नंबर है उस नंबर को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर लेते हो दो नंबर को, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर पे अंडर रूट हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, क्योंकि
पी क्यू दो पॉजिटिव नंबर है और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी दी हुई है, इसलिए हमने क्या लिया है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लिया है इसी को देखते हुए। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू जो है वो निकल करके आ गई हमारी, सॉरी ये इनइक्वलिटी हमने उल्टा दे दिया है इस डायरेक्शन में है ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, इसका यूज करेंगे हम ठीक है। नाउ P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 1/2। अब ये इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, अब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा देख लीजिए, अब यहाँ पे साइन आएगा हमारा इनइक्वलिटी का, और वो साइन हम लोग देंगे इस तरीके से। अब ये हो गया कितना 2, और वैल्यू जो हो गई हमारी P प्लस क्यू लेस देन इक्वल टू √2। देख लीजिए P प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने ठीक है, देखो यहाँ पे एपी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर दो पॉजिटिव नंबर है एएम और जीएम में, हमने ये बताया है आपको कि जब भी आप ऐसा देखिए कि दो पॉजिटिव नंबर्स अगर दिए हुए हैं हमारे पास, ए पॉजिटिव नंबर है बी पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर के लिए ए एम जी एम तो अप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग, इसमें एपी और जीपी का देना कोई भी जरूरी नहीं कहीं पे भी ये जरूरी नहीं है कि एपी अगर होगा या जीपी अगर होगा तो ही हम लोग एएम जीएम लगा सकते हैं नहीं, आप लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं एएमजीएम, लेकिन उसके साथ कंडीशन बस एक चीज होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर्स जो है ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ए भी पॉजिटिव होने चाहिए और बी भी पॉजिटिव होने चाहिए, तो हम लगा सकते हैं एएमजीएम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो ये रियल पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए थे, तो हमने सोच लिया कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू हम लोग एएम और जीएम से निकाल सकते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एजीपी एक नया कॉन्सेप्ट है, एजीपी एजीपी जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उस सीक्वेंस को हम लोग एजीपी कहेंगे। अब देखो एपी के लिए तुम जानते हो कि ट्रम का होना जरूरी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D इस तरीके से, और जीपी में 1 आर आर स्क्वायर इस तरीके का होना जरूरी है। तो एजीपी कहलाता है वैसा सीक्वेंस जहां पे एपी और जीपी साथ साथ हो, एक साथ हो। तो ए आर के साथ ए प्लस डी, आर स्क्वायर के साथ ए प्लस 2D, आर क्यूब के साथ ए प्लस 3D, इस तरीके से नंबर अगर जा रहे हैं तो दिस नंबर इज सेड टू बी
AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कहीं कहीं बुक में सीक्वेंस भी लिखता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेशन ही सीक्वेंस होता है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन जो आता है जनरली, वो क्वेश्चन आता है इसके सम ऑफ इनफिनाइट टर्म निकालना। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ इनफिनाइट टर्म। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म में हम लोग क्या करेंगे? तो देखो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म में हम लोग इसमें करते क्या है कि जो एस इन्फिनेटिव दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो क्या है? ए आर टाइम्स ऑफ ए प्लस डी लिख दीजिए। अब प्रोसीजर ये होता है कि कॉमन रेशियो से एस इन्फिनिटी को सम को मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म आगे करके लिखते हैं। तो आर को ए को आर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर, एक टर्म आगे करके इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ए प्लस डी। इस तरीके से आगे टर्म जाएगा। इसे आप माइनस कर दीजिए, सभी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस आर एस इन्फिनेटिव ए बच गया, प्लस आर डी बच जाएगा, प्लस आर स्क्वायर डी बच जाएगा। इस तरीके से आर क्यूब डी बच जाएगा एंड आगे चलता रहेगा। इससे देख लीजिए 1 माइनस आर एस इन्फिनेटिव ए प्लस डी आर है ये। आगे के टर्म से देखो तो अगर हम लोग आर स्क्वायर डी कॉमन ले लेते हैं तो बच रहा है 1 ये वाला टर्म, सॉरी आर स्क्वायर डी आपने कॉमन ले लिया, हाँ तो ठीक है 1 बचेगा। आगे बताइएगा, आर बचेगा, आर स्क्वायर, इस तरीके से टर्म जाएंगे। तो ए प्लस डी आर प्लस इसको आगे देखिए तो यहाँ से ये टोटल टर्म हमारा जीपी जा रहा है। यहाँ से ही आर डी अगर कॉमन ले लेते तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे जा रहा है। हमें ये वाला टर्म करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग इसे यहाँ से इसे भी हम इरेज कर देते हैं। ए प्लस ये पूरा टर्म देखो तो जीपी में जा रहा है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, देखो तो ऐसा लिख सकते हो आप। इनफाइनाइट टर्म का समेशन, इनफाइनाइट टर्म का समेशन जो होता है वो लिख दिया हमने, ए अपॉन 1 माइनस आर, जिसका ए जो है आर डी है, ये फर्स्ट टर्म। इस इन्फिनेटिव ए अपॉन 1 माइनस का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल कर आ गया। लेकिन देखो ये रिजल्ट हमें याद नहीं रखना है, हमने जो प्रोसीजर बताया है वो प्रोसेस याद रखना है। ये जो प्रोसेस हमने बताया है वो प्रोसेस याद रखना है आपको, रिजल्ट याद रखना नहीं। ठीक है, रिजल्ट से हमारा काम नहीं बनेगा। तो एक जेई 2009 का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखते हैं मुझे सम ऑफ इनफिनाइट टर्म निकालना है, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 पे क्यूब प्लस 14
बाई 3 पे पावर 4, और इस तरीके से ये जा रहा है। इनफाइनाइट तक का हमें सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, ये ऑप्शन दिए हुए। आपको 2 मिनट 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट नहीं दूंगा, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप इसे बना करके बताइए क्या होगा। डन। 4 आ रहा है, ये कौरदीप ने बताया है, और किसी ने भाई? जल्दी करो भाई, जल्दी बताओ। चलो टाइम फिनिश हो गया। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे और करेंगे। देखिए तो एस इन्फिनेटिव जो है वो दे रखा है 1 प्लस 2 को बाहर कर दो 1/3, 6 को बाहर कर दीजिए 1/3 का स्क्वायर, 10 को बाहर कर दो 1/3 पे क्यूब। इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक जाए। कॉमन रेशियो 1/3 है, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप आगे 1/3, 2 टाइम्स ऑफ 1/3 का स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ 1/3 पे क्यूब। ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, इसे माइनस कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 2/3 एस इन्फिनेटिव। अब ये क्या हो जा रहा है, ये होगा 1 प्लस ये 1 प्लस, देखो तो 2/3 में से 1/3 जाएगा, 1/3। नेक्स्ट टर्म 4 टाइम्स ऑफ, थोड़ा संभल संभल करके काम करना है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, मिस्टेक हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 का क्यूब। इस तरीके से आगे जाएगा ये। सलमान ने बताया है 3, लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया बेटा आपने। तो ये कितना हो गया, 2/3 एस इन्फिनेटिव। ये हो जाएगा, देखो यहां से जीपी में जा रहा है, यहाँ तो 4 कोएफिशिएंट है नहीं, तो ये दोनों टर्म को अगर ऐड करते हो तो ये कितना बन जाएगा, 4/3, 4/3 प्लस 4 टाइम्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बताइए 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2/3 एस इन्फिनेटिव, ये कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 2/3 दैट इज 2,
2 से 2 कैंसिल, s इंफिनिटिव इज इक्वल टू 3। करेक्ट ऑप्शन इज 3। देखिए मिस्टेक हो रहा है। और देखो मैंने ये वर्किंग रूल बताया था आपको कि इस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। रिजल्ट याद नहीं रखना, क्योंकि रिजल्ट में यहाँ देखो 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्म आ गया, 1 2 और ये पूरा टर्म बन गया, है ना। तो हमें वर्किंग रूल याद रखना है कि हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से हमें r की वैल्यू निकालनी है कॉमन रेशियो की, और कॉमन रेशियो से गिवन क्वेश्चन को थ्रू आउट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप आगे करके लिखिए, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। अब देखो तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2/3 में से 1/3, 1/3 आ गया, 4 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। आगे का भी टर्म 14 में से 10 जाता तो भी 4 आ जाता। इस तरीके से वैल्यू हमने निकाल लिया और इसका आंसर 3 है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जो 2014 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 10 टू द पावर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11 और 10 टू द पावर 8 प्लस प्लस 3 है ये, और ये अब 11 पे डिग्री बढ़ती जा रही है और 10 पे डिग्री कम हो रही है, 10 पे डिग्री 7। इस तरीके से ये टर्म जा रहा है और लास्ट टर्म बनाता है प्लस 10 11 पे पावर 9 हो जाता है, यहाँ पे 11 पे पावर 9। और इस पूरे की वैल्यू जो दे रखी है वो k टाइम्स ऑफ 10 पे पावर 9। ये इस तरीके से दिया हुआ है। देख लो एक बार क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। यहाँ 10 टू दी पावर 9 है प्लस 2, ये 11 पे पावर 1 है और ये 10 पे पावर 8 है, 3 11 पे स्क्वायर है, 10 पे 7 है। इस तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पे लास्ट 10 है और 11 पे पावर 9 है और ये दे रखा है k टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 9। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या है। चलो करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है इन्होंने लिया है 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जेई मेंस वालों ने जो लिया है एडवांस का एक क्वेश्चन आया था, उसी में से लिया गया है। इस क्वेश्चन को उसी को बनाया गया है क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एडवांस में इस टाइप का सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन आया था, जस्ट उसी को थोड़ा सा आसान वे में करके इन्होंने दे दिया। अब देखो इसको हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और कलर चेंज करके बताता हूं मैं। देखो इस वाले टर्म से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, k की तो वैल्यू निकालनी है हमें। जब k की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर 9 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो देखो मजा आएगा। 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ
11/10 हो जाएगा ये, प्लस 3 टाइम ऑफ 11/10 का होल स्क्वायर। देखो अभी जैसा क्वेश्चन आपने किया था सेम क्वेश्चन बन रहा है ये। नेक्स्ट टाइम जाता रहेगा ये, और लास्ट वाला टर्म 11 बाई, लास्ट का टर्म देखो तो क्या बच जाएगा, 11/10 पे पावर होल 9, 9 और ये 10 तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 10 जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 10 भी लिखेंगे, है ना। देख लीजिए, हमारे हिसाब से मत चलिए, आप खुद देखिए, एनालिसिस कीजिए। इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो तो ये टोटल 9 तक गया है, टोटल टर्म जो है हमारे 9 तक गए। अब हम लोग को करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, जो कॉमन रेशियो होता है उस कॉमन रेशियो से एपीजीपी बन रहा, 1 2 3 4 5 10 तक है ये, तो एपी में है 11/10, 11/10 का स्क्वायर 11/10 पे पावर 9, तो कॉमन रेशियो 11/10 हो जाएगा। के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक टर्म आगे, तो ये हो गया 11/10, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11/10 का होल स्क्वायर, और आगे जाएगा ये, और यहाँ पे बनाएगा 9 टाइम्स 11/10 पे पावर 9, और ये वाले को अगर 11/10 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस, सॉरी प्लस, प्लस 10 टाइम्स ऑफ 11/10 पे पावर 10। देख लीजिए आप, हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन को, इसी वाले इक्वेशन को हम कर दिया दोनों तरफ, एलएचएस में भी और आरएचएस गया ये के टाइम्स। अब 1 को 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे करके लिखते हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही वर्किंग रूल है हमारा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सभी को, तो -1/10 के, थोड़ा संभल संभल के काम करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो फास्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा संभल के काम करना है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो तो यहाँ से 1 आ गया, प्लस 11/10 आ जाएगा, आगे चलिए 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा, 11/10 पे क्यूब आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो जाएगा ये 11/10 पे पावर 9 तक जाएगा, और माइनस का ये वाला टर्म लास्ट वाला 10, और ये हो जाएगा 11/10 पे पावर 10, ठीक है। अब देख लो, ये टोटल टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, जीपी है, ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, तो -1/10 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म, और 11/10 पे पावर टोटल 10 नंबर ऑफ टर्म, -1 डिवाइडेड बाय 11/10 -1, माइनस में
10 टाइम्स ऑफ 11/10 पे पावर 10। ठीक है, बहुत सही। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे। तो देखो, तो ये 1/10 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा -1/10 के, और ये हो जाएगा 10, और 11/10 पे पावर 10 -1 माइनस का 10, और 11/10 पे पावर 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 10 11/10 पे पावर 10 -10, और माइनस का 10 11/10 पे पावर 10। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो -1/10 के इज इक्वल टू -10, तो के की वैल्यू 100। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो कितने आसानी से क्वेश्चन बन गया, जबकि देखने में आसान नहीं लग रहा था। ये 2014 के टफ क्वेश्चन में से आया था। ये थोड़ा सा टफ था, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो फिर कोई चीज टफ नहीं होता। कोई चीज टफ तब होता है जब आप उस चीज को जानते नहीं हो और उसके बाद करना शुरू कर दो। देखो लास्ट टॉपिक था ये एजीपी, इसको हमने फिनिश कर दिया। तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज एंड हो गया है बेटा, ये टॉपिक एंड हो गया चैप्टर। जबकि इस चैप्टर में कम से कम 7-8 दिन तो लगते ही है जनरल जब क्लास होती है तो, लेकिन क्रैश कोर्स में इससे ज़्यादा बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमें फटाफट आगे की तरफ भी चलना है। तो चलिए हम लोग आज, कल मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब उसमें आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान दे करके देखिएगा, ये आसान टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का आता है, लेकिन आप हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कंपटीशन में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता। लेकिन यही है कि थोड़ा ध्यान देना होता है, ध्यान हम लोग देते नहीं। डिफरेंशिएशन, देखो आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप के आते हैं इसमें। कुछ चीज है जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको सब चीज आता है, हम ये मान करके चलते हैं, क्योंकि हमें वो चीज बताना नहीं होता है। अगर नहीं भी आता है तो आप बेसिक फार्मूले याद कीजिए, वो हम यहाँ पे बता नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है, उस चीज को मैं बताता हूँ। जो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको बड़े ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा ये। तो हम लोग लिखते हैं डी ऑफ डी एक्स 1/x⁴n। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे -nx⁴n+1। डी ऑफ डी एक्स √x अगर होगा तो इसे हम लोग लिखते 1/2 √x। नेक्स्ट में जो है डी ऑफ डी एक्स sin²x, अगर ऐसा होगा तो आप चेन रूल मत लगाना, sin2x लिख देना। और अगर डी ऑफ डी एक्स cos²x होगा तो इसमें सिंपल नेगेटिव sin2x होता है। और एक बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन में मॉड का, मॉड एक्स। अगर मॉड एक्स होगा तो इसका डेरिवेटिव सिग्नम ऑफ एक्स होता है, मॉड एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड एक्स। तो देखो ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0/0 बनेगा ये,
तो mod x is not differentiable at x is equal to 0. Mod x is not differentiable. ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा mod x 0 पे। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल कहते हैं हम लोग कि अगर कोई भी फंक्शन d ऑफ डी एक्स एफ जी और एच एक्स है, तो देखो इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश लिखोगे और ये अंदर वाला टर्म जैसे है, जो फंक्शन का अंदर का टर्म है, उसे आप वैसे ही एज इट इज लिख दीजिए, जी एच एक्स लिख दिया आपने। अब सेकेंड फंक्शन को आइए जी डैश लिखिए और अंदर के फंक्शन को वैसे ही कॉपी कर लीजिए, एच एक्स, एंड फाइनली एच डैश एक्स लिख देंगे। ठीक है। एक और है जो बहुत यूज आपको आएगा, d ऑफ डी एक्स। अगर ऐसा हो, ये 4 मल्टीपल फंक्शन है, एफ जी एच और ये है के, कुछ भी ले सकते हैं आप, F1 F2 F3 F4 भी ले सकते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे, जी एच के प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी तीन को वैसे ही लिख देंगे, एफ एच के प्लस, बाकी थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एच डैश, बाकी को वैसा ही लिख देंगे, जी एफ और के प्लस, के डैश लिखोगे, बाकी के टर्म को वैसे ही लिख दीजिए। एक को डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी जो बचे रिमेनिंग एलिमेंट्स को, जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए आप। तो क्या बच जाएगा, एफ जी एच। ये बहुत यूज होने वाला है। इस पे जो हमने अभी रिजल्ट्स लिखे हैं उस पर से कुछ क्वेश्चन हम लोग बेसिक फंडामेंटल पे एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं, इफ देखो फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में n माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इन पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। देखो हम लोग करते क्या है, पहले तो हम लोग जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो सोच लेते हैं कि ये क्या बनेगा, लॉग लेंगे, और लॉग लेने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन क्या ये एन टर्म तक पॉसिबल है ऐसा करना? मुझे लगता है कि ये एन टर्म तक पॉसिबल नहीं है। एन टर्म तक हम लोग नहीं इसे लिख सकते हैं, जबकि ऑप्शन कुछ फैक्टोरियल के वे में दे रखा है। आंसर जो दिया हुआ है इसका ऑप्शंस फैक्टोरियल एन नेगेटिव में, n माइनस 1 का फैक्टोरियल नेगेटिव में, n माइनस 2 का फैक्टोरियल नेगेटिव में, n माइनस 3 का फैक्टोरियल नेगेटिव। क्या करेंगे? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, जैसे देखो ये 4 टर्म हमने लिया था और 4 टर्म का डिफरेंशिएशन आपने देखा कैसे निकाला है हमने, है ना? तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये 4 टर्म लेकर के चलते हैं। तो देखो एक जनरल कंडीशन बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि 4 टर्म लेकर के चलते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे उसे
y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। तो y डैश करोगे तो देखो एक का डिफरेंशिएट करोगे, बाकी को तो वैसे ही लिखोगे ना, तो -1 इसका डिफरेंशिएशन, बाकी के टर्म को लिख दीजिए। नेक्स्ट प्लस, फिर -1, इस वाले को डिफरेंशिएट किया, बाकी के टर्म को हम लोग 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का तो डेरिवेटिव किया हमने। फिर आगे चलिए, इस वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो टर्म बन जाएंगे 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट टर्म 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया हमने, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। देखो तो हमें जो निकालना है y डैश एट x इज इक्वल टू 1। तो जब ऐसा करोगे तो ये फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ दो आप, इस वाले पूरे टर्म को आप छोड़ दीजिए, बाकी को देखिए तो ये वाला 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पूरे टर्म के साथ, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पूरे टर्म के साथ, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पूरे टर्म के साथ। तो बच जाएगा तुम्हारा -1, 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज, इसे आप लिख सकते हैं माइनस इन 1 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। देखो चार टर्म जब आपने लिया तो आपका क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 3 टर्म आ रहा है। तो अगर आप n टर्म तक लोगे, फाइनली dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 लोगे तो माइनस का n माइनस 1 पे फैक्टोरियल नहीं आएगा क्या। तो देखो आपने कितना सिंपल बना दिया है इस क्वेश्चन को, आपने पर्टिकुलर थिंग्स लिए इसमें से, और पर्टिकुलर लेकर के चार टर्म लेकर के उसको डिफरेंशिएट किया आपने गिवन कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से आपने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको पता चल गया कि तीन टर्म के साथ जो है, तीन टर्म के साथ ये फैक्टोरियल 3 बन रहा है, तो n टर्म के लिए फैक्टोरियल n माइनस 1 बन, चार टर्म के लिए फैक्टोरियल 3 बन रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग, और लिखते हैं, मुझे निकालना है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है हमारा x माइनस 1 पे मॉड है, ये बहुत घबराते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करने में मॉड का, x माइनस 3 का मॉड है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे, 2 पे ऑप्शन दे रखा 0 1 2 3। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है मॉड का, मॉड का डेरिवेटिव तुमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, मॉड x को x माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस x माइनस 3 का मॉड डिवाइडेड बाई x माइनस 3 लिखोगे, ये डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब एफ डैश 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस 1 1 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज 0। देखो सिंपल आंसर आ गया।
एक एग्जाम्पल चलते हैं, जेई का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है इफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन डिफाइंड करता है -1 से 1 टू रियल, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है विद एफ जीरो की वैल्यू दे रखा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ जीरो की वैल्यू -1 है एंड एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 दे रखा है। देखो x की वैल्यू -1 से 1 है, इसलिए 0 और 0 दिया हुआ है ना। इनके बीच में ही वैल्यू आप ले सकते हो x का। और बोल रहा है लेट gx एक अलग सा फंक्शन है जो ये कंडीशन दिया हुआ है f 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस 2, इस पे पूरे पे होल स्क्वायर दे दिया है। इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है g डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी। बताइए। ऑप्शन में दे रखा है -1 -2 -3 -4। -1 -2 -3 -4 ये ऑप्शंस में दे रखे हैं। थोड़ा आप भी बताओ कैसे करेंगे। तो अभी हमने चेन रूल आपको बताया, चेन रूल से कर लेंगे हम लोग। ये gx की वैल्यू चेन रूल से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। g डैश x इज इक्वल टू, पावर को नीचे ले आइए 2, और ये जैसा फंक्शन है वैसे लिख दीजिए 2f(x) प्लस 2। अब इस अंदर वाले फंक्शन को करो तो ये अंदर वाला फंक्शन हो जाएगा एफ डैश, और ये सिंपल जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए आप fx प्लस 2। अब इस अंदर वाले फंक्शन को करो तो 2f डैश x हो जाएगा। चेन रूल लगा दिया हम लोगों ने। ये है 2 टाइम्स ऑफ fx लिखा था हमने। टू टाइम्स ऑफ fx, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है वैल्यू, g डैश 0 निकालना है, तो बस हो गया। और क्या, g डैश 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, और ये f, और ये अंदर में 2f(0) प्लस 2 हो गया ये, इंटू एफ डैश करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ f(0) है ये, प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू इंटू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। यहाँ पे बस x के प्लेस पे हमने 0 पुट किया। अब देखो f(0) की वैल्यू हमारी गिवन है -1, और एफ डैश 0 की वैल्यू 1। f(0) एंड एफ डैश 0 एंड f(0) की वैल्यू पुट करो तो g डैश 0 की वैल्यू जो निकल करके आ जाएगी ये 2 हो गया, और इंटू -1 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, तो ये हो जाएगा कितना, -2, मतलब -4 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू दी हुई है, वैल्यू हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू -4
4 निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और लिखते हैं। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कैसा है? सेकेंड डिग्री का है। सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें दिया हुआ है इफ f1 की वैल्यू और f-1 की वैल्यू दोनों बराबर है एंड ए बी सी एपी में, ए बी सी एपी में है, तो मुझे जो वैल्यू निकालनी है, बोल रहा है कि एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस चीज में होगा? एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का, कंडीशन दिया हुआ है कि f1 इज इक्वल टू f-1, -1, f1 इज इक्वल टू f-1। ए बी सी एपी में है, तो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस चीज में होगा? एपी में, जीपी में, एचपी में, किस चीज में ये होगा? ये चीज हमें बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओह सॉरी, चलिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? तो देखो, सॉल्यूशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब सेकेंड डिग्री है तो लिख लेते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये एक इक्वेशन है। अब f1 की वैल्यू और f-1 के बराबर है। इनको दोनों को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू 0 होगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए इन दोनों को। अब हम लोग आते हैं कि f(x) की वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगी? b की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस सी निकल कर आ गई। ठीक है, चलो अब इसे एफ डैश एक्स करो तो 2ax हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ डैश ए 2a, एफ डैश बी 2ab, एफ डैश सी 2ac। नाउ ए बी सी एपी में है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे सभी टर्म को, 2a, 2ab, 2ac, तो ये भी एपी में आएगा। और ये वैल्यू जो है एफ डैश ए है, और ये एफ डैश बी है, और ये एफ डैश सी है। दिस इज एपी, ये एपी में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमने इसका यूज किया, जब हमने इसका यूज किया तो b की वैल्यू 0 आ गई, पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये रिजल्ट आ गया, फंक्शन बन गया हमारा, एफ डैश एक्स बन गया। ए बी सी पुट कर दिया हम लोगों ने। गिवन था कि ए बी सी एपी में है, तो किसी भी एपी में कोई फिक्स्ड नंबर सभी टर्म में अगर मल्टीप्लाई करते हो
तो ए पी ही होता है, और ये एफ डैश ए, एफ डैश बी एंड एफ डैश सी ए पी में होगा। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें जेई में क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और एडवांस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। इनवर्स फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव। तो देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि कोई दो फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन, आर इनवर्स फंक्शन है ये, सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स है एंड x इज इक्वल टू जी वाई। ऐसा सपोज कर लिया हम लोगों ने। दो फंक्शन है जो एक दूसरे का इनवर्स है, तो आप जानते y अगर एफ एक्स है तो x बराबर जी वाई हो जाएगा। लेकिन इनवर्स के लिए हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स, और x इज इक्वल टू जी वाई, x इज इक्वल टू जी वाई। अब y के प्लेस पे वैल्यू अगर पुट करते हो तो g एफ एक्स हो जाएगा। और हम लोगों ने इसको पढ़ा फॉग फंक्शन, गॉफ फंक्शन, जी ऑफ एफ एक्स को गॉफ फंक्शन कहते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन अगर करोगे, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1, चेन रूल लगाइए, जी डैश एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस एफ एक्स को, एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं y, लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लिख दीजिए, और जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, और इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला रिजल्ट है, बहुत काम आएगा ये आप। क्वेश्चन में अगर ऐसा भी हो कि f इज इनवर्स टू g या g इज इनवर्स टू f, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये ऑलवेज कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। इस पे एक आईआईटी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एफ एक्स दे रखा है हमारा x प्लस साइन एक्स, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड g is
इनवर्स ऑफ एफ। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। देन फाइंड, मुझे जो वैल्यू निकालनी है जी डैश के साथ पाई बाई 4 प्लस 1/√2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। देखो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं, टाइम होने वाला है। तो लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू x प्लस साइन x है, ये है हमारा fx, और fx है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, क्योंकि यूज होगा रिजल्ट में cos x। नाउ जब एक दूसरे का इनवर्स है तो g डैश y को आप 1/f-x लिखेंगे। फटाक से लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन भी देखिए आप इस चीज को लिख दीजिए, कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन मिले। अब g डैश y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो जो शुरू में दिया हुआ है x प्लस साइन x और 1/, इसे हम लोग f डैश की वैल्यू 1 प्लस कॉस x लिख देंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x को क्या लिखा जाए। तो मुझे लगता है कि पाई बाई 4 पे साइन 1/√2 होता है, तो g डैश पाई बाई 4 प्लस 1/√2 की वैल्यू 1/1 प्लस 1/√2 हो जाएगी। सॉल्व कीजिए इसे, तो ये कितना बन जाएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन 2 माइनस √2। क्लियर है? इसी के बेस्ड पे कल आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल कोशिश करेंगे इसे थोड़ा फास्ट करने के लिए, आगे खत्म करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल फिनिश हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर को।